वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश एंड आज हम लोग 1 मार्च के टॉप करंट अफेयर करने वाले हैं। ये जो करंट अफेयर गाइस हर एग्जाम में आते हैं, चाहे बैंक रहो, एसएससी रहो, है ना, रेलवे रहो, एनटीपीसी रहो, 10 बेस के रहो, 12 बेस के रहो, जितने भी एग्जाम होते हैं भारत में उतने वहां आते हैं। और जो एग्जाम में मैंने जो क्वेश्चंस लाया वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता ही चल जाएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले उसके क्वेश्चन देखने से पहले आज हम देखते हैं थॉट ऑफ द डे। बहुत दिन के बाद थॉट ऑफ द डे दिख रहे हैं और सेशन गाइस अभी कंटिन्यूअसली रहेगा और टाइम टू टाइम रहेगा। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला थॉट ऑफ द डे क्या है? पेशेंस इज नॉट अबाउट हाउ लॉन्ग यू वेट, इट इज अबाउट हाउ वेल यू बिहेव व्हाइल यू आर वेटिंग। क्या बात है, पेशेंस क्या बोल रहा है? पेशेंस इज नॉट अबाउट हाउ लॉन्ग यू वेट, इट इज अबाउट हाउ वेल यू बिहेव व्हाइल यू आर वेटिंग। ठीक है, क्यूरियोसिटी, पेशेंट, कोई चीज को पाने के लिए, है ना, कोई चीज पाना है आपको और उस पाने को आपको बहुत टाइम लगता है बहुत टाइम। जैसे गवर्नमेंट जॉब का ही एग्जाम पकड़ लो, है ना, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई तो करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं बिकॉज उनमें पेशेंस नहीं रहता। जिसमें पेशेंस है और जो कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा है और कोई भी परिस्थिति में पढ़ाई कर रहा है, कितना भी अप डाउन आए तभी भी पढ़ रहा है, उनके लाइफ में सक्सेसफुल टाइम आता है और वही टाइम मतलब वेटिंग कहलाता है। तो गाइस वेट करो, आपका भी टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा। ठीक है, देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला टॉपिक है गाइस बैंकिंग एंड फाइनेंस अफेयर, है ना। सबसे पहला टॉपिक है बैंकिंग एंड फाइनेंस का, वो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई पेपर, इन विच टाइम पीरियड वॉज द इम्पैक्ट ऑफ मर्जर्स शार्पर? भारतीय रिजर्व बैंक कागज के अनुसार विलय का प्रभाव किस समय अवधि में तेज था? तो किस समय था गाइज? द आंसर इज मीडियम टर्म। और ये मीडियम टर्म कौन सा है? -3 to +5 ईयर्स के पीरियड का था। वो जो टाइम था उसी टाइम में, है ना, जो मर्जर शार्पर का इंपैक्ट बहुत ज्यादा था, ऐसा आरबीआई ने बताया है। तो गाइज यहाँ आरबीआई की बात आई है तो आरबीआई के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। उसके गवर्नर है शक्तिकांत दास, है ना, 25 नंबर के गवर्नर है, आपको बताना इज दिस राइट। और वहां के डिप्टी गवर्नर्स है महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव, माइकल डी पात्रा और टी बी रविशंकर। ठीक है, ये हो गए स्टैटिक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पीरियड कवर्ड बाय द स्टडी मेंशन इन द आरबीआई पेपर? है ना, आरबीआई पेपर में उल्लिखित अध्ययन द्वारा कवर की गई अवधि क्या है? तो क्या है गाइस कवर किए गए पीरियड? द आंसर इज 1997 टू 2017 एंड 2019 से 2020। ये पीरियड है, ये टाइम शेड्यूल है जो क्या कवर किया गया है। किसने कवर किया गया? आरबीआई पेपर में कवर किया गया मर्जर्स के दौरान, है ना। जितने भी मर्जर हो रहे हैं बैंक में, हाँ, कब से हुआ गाइस वो मर्जर? वो हुआ 1997 से लेके 2017 के बीच में और फिर हुआ 2019 से 2020 के बीच में। ठीक है, दिस इज अ टाइम पीरियड कवर बाय द स्टडी मेंशन इन द आरबीआई पेपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अ propose new category from mutual funds under the ESG scheme by SEBI? और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, है ना, SEBI द्वारा ESG योजना के तहत म्यूचुअल फंड्स के लिए प्रस्तावित नई श्रेणी क्या है? तो क्या है गाइस न्यू कैटेगरीज? ये 5 न्यू कैटेगरीज उन्होंने आइडेंटिफाइड किए हैं। किसने? सेबी ने। सो 5 न्यू कैटेगरीज प्रपोज न्यू कैटेगरी फॉर म्यूचुअल फंड्स। किसके लिए? म्यूचुअल फंड्स के लिए अंडर द ईएसजी स्कीम। किस स्कीम के अंतर्गत? ईएसजी स्कीम के अंतर्गत। ऐसा किसने बताया? सेबी ने बताया। तो सेबी ने अभी रिसेंटली 5 न्यू कैटेगरीज लाया है म्यूचुअल फंड्स के लिए ईएसजी स्कीम के अंतर्गत, ऐसा सेबी ने बताया। तो यहाँ देखो गाइस सेबी की बात आई है तो सेबी के बारे में देख लेते हैं। सेबी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 12 अप्रैल 1988 को एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी and was given the statutory powers on 30 June 1992
थ्रू द सेबी एक्ट 1992। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना कि सेबी का जो एग्जीक्यूटिव बॉडी बना था 1998 में, और सेबी जो स्टैट्यूटरी बॉडी बनी है वो 1992 में बना है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, इसके चेयरमैन है माधवीपुरी बूच है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और सेबी ये जो किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतने सारे अपन ने फैक्ट्स देखे गाइस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द अमाउंट रेज्ड बाय एचडीएफसी बैंक इन इट्स डॉलर बॉन्ड सेल। एचडीएफसी बैंक ने अपनी डॉलर बॉन्ड बिक्री में कितनी राशि जुटाई है? तो कितनी राशि जुटाई है गाइस? द आंसर इज, उन्होंने यूएसडी 750 मिलियन की राशि जुटाई है ना। किसने? एचडीएफसी बैंक ने। कहा? डॉलर बॉन्ड सेल में। इंपॉर्टेंट है, तो 750 मिलियन अमाउंट रेज किया है एचडीएफसी बैंक ने इनके डॉलर बॉन्ड सेल में। तो यहाँ देखो गाइस, एचडीएफसी बैंक की बात आई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक का फाउंडेशन हुआ था अगस्त 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है ना। इसके सीईओ शशिधर जगदीशन है एंड टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कूपन रेट HDFC Bank will be paying on its USD denominated senior unsecured instrument? कूपन दर क्या है HDFC बैंक ने अपने USD मूल्य वर्ग के वरिष्ठ असुरक्षित उपकरणों पर भुगतान करेगा? तो क्या है गाइस कूपन रेट? द आंसर इज 6.86%। तो 6.86% ये कूपन रेट है HDFC बैंक का, जो HDFC बैंक पे करने वाला है उनके USD डिनोमिनेटेड सीनियर अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मैच्योर पीरियड ऑफ HDFC बैंक्स USD डिनोमिनेटेड सीनियर अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट? HDFC बैंक के USD मूल्य वर्ग के वरिष्ठ असुरक्षित उपकरणों की परिपक्वता अवधि क्या है? तो क्या है गाइस मैच्योरिटी पीरियड? द आंसर इज 3 साल है। तो 3 साल ये मैच्योरिटी पीरियड है HDFC बैंक का USD डिनोमिनेटेड सीनियर अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द co-lending एग्रीमेंट बिटवीन द कर्नाटका बैंक एंड पैसालो डिजिटल लिमिटेड फॉर? ठीक है, कर्नाटका बैंक और पैसालो डिजिटल लिमिटेड के बीच सह ऋण समझौता किसके लिए है? तो किसके लिए एग्रीमेंट किए गाइस उन लोगों ने, कर्नाटका बैंक एंड पैसालो डिजिटल लिमिटेड ने? द आंसर इज प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल सपोर्ट टू द लो इनकम सेगमेंट एंड एमएसएमई। तो फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाले हैं जितने भी लो इनकम सेगमेंट है एंड एमएसएमई है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाले हैं, इसलिए एग्रीमेंट किए हैं कर्नाटका बैंक ने और पैसालो डिजिटल लिमिटेड ने। यहां देखो कर्नाटका बैंक की बात आई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर है मैंगलुरु कर्नाटका। इसके एमडी एंड सीईओ है महाबलेश्वर एमएस। टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। एंड कर्नाटका बैंक ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बरिसु कन्नड़ा डिमावा कल्चर फेस्टिवल इनॉग्रेटेड बाय द पीएम मोदी एट तालकतोरा स्टेडियम इन न्यू दिल्ली? न्यू दिल्ली के तालकटारो स्टेडियम में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए बरिसु कन्नड़ दीम दिमावा, क्या नाम है? बरिसु कन्नड़ दीम दिमावा संस्कृत महोत्सव का उद्देश्य क्या है ना। अभी रिसेंटली क्वेश्चन को समझ लो, अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने है ना एक फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया है। कौन सा फेस्टिवल है? बरिसु कन्नड़ा दीम दिमावा कल्चर फेस्टिवल। और ये कहाँ पे? एक तालकटारो स्टेडियम है न्यू दिल्ली में, वहां पे। तो उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था गाइस कि जितने भी
कर्नाटका का कल्चर है और ट्रेडिशनल है, उनके शोकेस को प्रेजेंट करना। टू शोकेस द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ कर्नाटका, ठीक है। टू शोकेस द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ कर्नाटका इज द प्रोसेस ऑफ द Barisu Kannada Dim Dimawa Culture Festival inaugurated by the PM Modi at Talkatora Stadium in New Delhi. ठीक है, next question. What did the Union Cabinet approve the certainly in relation to the Convention on International Civil Aviation Chicago Convention 1944? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सम्मेलन शिकागो कन्वेंशन 1994 के संबंध में क्या स्वीकृति दी? तो क्या स्वीकृति दी गाइस? द आंसर इज, उन्होंने स्वीकृति दी है रेटिफिकेशन ऑफ 3 प्रोटोकॉल्स। तो रेटिफिकेशन ऑफ 3 प्रोटोकॉल did the Union Cabinet approve the recently in relation to the Convention of the International Civil Aviation Chicago Convention 1994. Okay, next question देखिए। What is the name of a new AI chatbot launched by the URDAI? है ना, URDAI द्वारा लॉन्च किए गए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट का नाम क्या है? तो क्या है गाइस नाम? द आंसर इज आधार मित्रा। अभी रिसेंटली URDAI इन्होंने एक न्यू AI चैटबॉट को लॉन्च किया है, उसका नाम है आधार मित्रा। नेक्स्ट, Which country is not currently on FATF blacklist? कौन सा देश वर्तमान में FATF की काली सूची में नहीं है? तो कौन सा देश नहीं है गाइस? तो उस देश का नाम है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ये ब्लैक लिस्ट में नहीं है, है ना, FATF के। तो कौन कौन है ब्लैक लिस्ट में? जिनको जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक, IMF, उनके तरफ से उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलता, है ना। तो कौन कौन से ब्लैकलिस्ट में है? नॉर्थ कोरिया है, ईरान है और म्यांमार है। नॉर्थ कोरिया, ईरान, म्यांमार ये ब्लैकलिस्टेड कंट्री है FATF में, एंड सऊदी अरेबिया रिसेंटली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर वाइंड पावर प्रोजेक्ट अप्रूव्ड इन श्रीलंका बाय अदानी ग्रुप? अदानी समूह द्वारा श्रीलंका में स्वीकृत पवन ऊर्जा परियोजना के लिए कुल कितना निवेश किया गया है? तो कितना निवेश किया गया गाइस? द आंसर इज $442 मिलियन का निवेश किया गया है। तो $422 मिलियन का टोटल इन्वेस्टमेंट किया है अदानी ग्रुप में। कहां पे? श्रीलंका में। किस लिए? पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, वाइंड पावर प्रोजेक्ट को अप्रूव्ड दिया है श्रीलंका ने, जो अदानी ग्रुप बनाने वाला है श्रीलंका में, और टोटल इन्वेस्टमेंट करने वाला है अदानी ग्रुप कितने करने वाला है? 442 मिलियन। ठीक है, तो सिंपल याद रखना, अदानी जो ग्रुप है वो 442 मिलियन $US को इन्वेस्ट कर रहा है। कहां पे कर रहा है? श्रीलंका में कर रहा है। किस लिए? वाइंड पावर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। तो गाइज ये थे अपने टॉप 12 क्वेश्चन, है ना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।